आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो ओप्पो और वीवो के फ़ोन को पसंद करते हैं, लेकिन बजट कम होने के कारण एक अच्छा और वैल्यू फॉर डिवाइस आप लोग नहीं खरीद सकते। और इसलिए कभी ना कभी आपके दिमाग में ये ज़रूर आता है कि ओप्पो और वीवो का फ़ोन दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले, जैसे कि रियलमी हुआ, जो सोमी का जितने भी फ़ोन्स होते हैं, जैसे पोको हुआ, रेडमी हुआ, मी आई हुआ, इन सब से आपको महंगा देखने के लिए मिलता है। हालांकि सैमसंग के फ़ोन पे आपको इसी तरीके से महंगे देखने के लिए मिलता है, लेकिन आपके दिमाग में भी आता है कि ऐसा क्या कारण है कि जो ओप्पो और वीवो का फ़ोन है वो इन दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले थोड़ा सा महंगा मिलता है। तो अगर आपके दिमाग में भी कुछ इस तरीके का सवाल आता है, आप लोग भी कुछ इस तरीके से सोचते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको इसका रियल रीज़न बताऊंगा कि जो ओप्पो और वीवो का फ़ोन होता है वो महंगा क्यों होता है, और जो रियलमी और जो रेडमी का फ़ोन होता है वो सस्ता क्यों होता है। तो चलो हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी, आईकू, ये सभी एक ही पेरेंट्स कंपनी के ब्रांड्स हैं। कहने का मतलब है कि ये जो ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी, आईकू, ये सभी आपस में भाई भाई हैं। 2013 से 14 के बीच में जब ओप्पो और वीवो आया तो इसके बाप यानी बीबी के इलेक्ट्रॉनिक ने इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया। दोस्तों, उस समय आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि एकदम बड़े बड़े ओप्पो और वीवो के पोस्टर आते थे, या फिर जो रोड होता था उसमें ऐसे पोल वगैरह लगी हुई होती थी, वहाँ पर भी ओप्पो वीवो का पोस्टर देखने के लिए मिलता था। तो बीबी के इलेक्ट्रॉनिक ने इसके एडवर्टाइजमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया था। एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से बोल रहा हूँ, लेकिन आप समझ गए हैं कि इसके एड के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया। और आप लोगों ने ये भी देखा था कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते थे उनसे भी अपना फ़ोन को एक स्पॉन्सर करवाया। और दोस्तों, आप लोगों को पता है कि अगर आप किसी फील्ड में एकदम नए नए हैं और एकदम से आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो शुरू में आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा और काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी लग जाता है बिजनेस को स्टार्ट करने में। तो सेम बीबी के इलेक्ट्रॉनिक के साथ भी यही हुआ कि ओप्पो और वीवो के मोबाइल फ़ोन को प्रमोट करने के लिए और एक मोबाइल इंडस्ट्री में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा शुरुआती के दिनों में लगा। आप लोग चिंता मत करना, मैं आपको बाद में बड़े अच्छी तरह से समझा दूंगा कि ओप्पो और वीवो का महंगा होने के पीछे ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ उसमें किस तरीके से संबंध रखता है, मतलब ये पॉइंट्स क्यों उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब इसके दूसरे पॉइंट पर आते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि जब ओप्पो और वीवो आया था उस समय आपको ज़्यादातर ऑफलाइन मार्केट में देखने के लिए मिलता था। और दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जो ऑफलाइन मार्केट होता है वहाँ पर ऑनलाइन के मुकाबले ऑफलाइन में थोड़ा ज़्यादा पैसे आपको देने पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट को इंडस्ट्री से दुकान में लाने के लिए जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो भी देना पड़ता है। कहने का मतलब है कि एक फैक्ट्री से किसी दुकान में लाने के लिए इतने सारे वर्कर्स चाहिए होंगे, इतनी सारी गाड़ियाँ चाहिए होंगी, और इधर भी ले जाना है, उधर भी ले जाना है, बहुत दूर दूर ले जाना है। तो इसलिए यहाँ पर उसका कॉस्ट लग जाता है। और इसी के कारण से ऑनलाइन से ऑफलाइन थोड़ा महंगा देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद जिस शॉपकीपर के पास आप रखोगे उसका भी चार्ज देना पड़ेगा, और वो जो बेचेगा वो अपना कमीशन लेगा। तो इस तरीके से ऑनलाइन मार्केट से ऑफलाइन थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। और तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा था उस समय कि जितने भी स्टोर वगैरह थे सारे के सारे एकदम जगमग जगमग चमकते थे। कहने का मतलब था कि ओप्पो और वीवो ने वहाँ पर जो स्टोर होती थी उसको ही चेंज करके रख दिया। मतलब वहाँ पर जो भी आपको बैनर देखने के लिए मिलता था, जो भी ऐसे लाइट्स देखने के लिए मिलता था, ओप्पो वीवो का जो लोगो वगैरह दुकान में लगा दिया जाता था, तो सारा कुछ का खर्चा ओप्पो और वीवो यानी बीबी के इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ही उठाती थी। दुकानदार को कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ता था। तो यहाँ पर ओप्पो और वीवो का कोई घाटा नहीं हो रहा था, बल्कि जो दुकान को ओप्पो और वीवो के स्टोर में चेंज कर दे रहे थे ना, उससे कोई भी दुकानदार अगर ऑफलाइन मार्केट में खरीदने के लिए जाएगा तो ओबियसली वहाँ पर जो पोस्टर दिखेगा तरह तरह के सेल्फी का या फिर तरह तरह के फ़ोन का, तो उसे लगेगा कि हाँ यार ये फ़ोन तो बहुत ही तगड़ा होगा, इसीलिए इतना बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया गया है। तो ओबियसली वो जो बंदा होगा वो ओप्पो और वीवो का फ़ोन ही खरीदेगा। तो ओप्पो और वीवो ने कुछ इस तरीके से किया और वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया। और दोस्तों, यहाँ पर एक और बात थी जहाँ पर ओप्पो और वीवो ने पैसा खर्च किया था, वो था जो दुकानदार होते थे
उन्हें दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले अपने फ़ोन को सेल करने के लिए ज़्यादा कमीशन देते थे। तो सीधा सा मतलब है कि जो दुकानदार होगा वो चाहेगा कि ओप्पो और वीवो के फ़ोन को ही लोग खरीदें, ताकि उसका जो फ़ायदा हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर भी ओप्पो और वीवो ने यानी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक ने काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया। और तो और दोस्तों, आप लोगों को पता है कि ओप्पो वीवो काफ़ी इनोवेटिंग कंपनी है। जैसे कि ओप्पो की ही बात कर ले तो कुछ समय पहले एकदम रोलेबल फ़ोन निकाला था, मतलब ऐसे बड़ा हो जाता था, छोटा हो जाता था फ़ोन। या फिर वीवो की ही बात करो तो सुनने में आ रहा है कि फ्लाइंग कैमरा फ़ोन पर बात कर रहा है। या फिर हाल फिलहाल के ही ले लो, जो कलर चेंजिंग स्मार्टफोन उन्होंने निकाला, फर्स्ट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट उन्होंने निकाला था, कैमरा में गिम्बल वाला सिस्टम उन्होंने निकाला था। तो ये जो नया इनोवेटिंग चीज़ काम जो करती है कंपनी, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ती है। और रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा और समय चाहिए होता है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी हो जाता है। तो यहाँ पर भी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक का काफ़ी सारा पैसा जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए, इससे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ओप्पो और वीवो कंपनी जो है वो इनोवेशन पर, और जब पहली पहली बार आए थे या फिर जो भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना है, उन सब पर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। और इसी के कारण से जो इसका फ़ोन होता है वो महंगा बिकता है। क्योंकि दोस्तों ओबियसली यार, जब उतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो पैसा आना चाहिए। और वो अपने कस्टमर्स से लेती है जो उसका फ़ोन यूज़ करते हैं, और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा महंगा उसका फ़ोन मिलता है। क्योंकि ओबियसली मैं भी अगर कुछ भी काम करूँगा तो यार एकदम फालतू वाला काम तो नहीं ना करूँगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए। और इसीलिए जो भी पैसा वो खर्च करती है एड्स में, दुकानदार को देती है या कुछ भी, तो उन सब का पैसा अपने फ़ोन का प्राइस को ऑटोमेटिकली बढ़ा देती है। और यही रीज़न है कि ओप्पो का फ़ोन थोड़ा महंगा बिकता है। अब बात कर लेते हैं कि रियलमी महंगा क्यों नहीं बिकता। ये जो रियलमी है वो ओप्पो का एक सब ब्रांड है। कहने का मतलब है कि इसका बाप भी कहीं ना कहीं बीबीके इलेक्ट्रॉनिक है। और दोस्तों, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक रियलमी के ऊपर पैसा खर्च नहीं करता, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि रियलमी का जो एडवर्टाइजमेंट है उतना काफ़ी ओप्पो और वीवो के जितना नहीं होता है, या फिर पोस्टर वगैरह भी आप लोगों ने नहीं देखा होगा। और ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मिलता है। हालांकि अब तो ओप्पो और वीवो भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन पहले की बात मैंने आपको बताया। तो और आपको ये भी पता है कि जो रियलमी है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करता। जो भी फ़ोन की डिज़ाइन होती है, जो भी रिसर्च करनी होती है, वो सारा ही सारा जो अपना जो उसका बड़ा भाई है, मतलब आपस में भाई भाई बोल लो ओप्पो वीवो रियलमी को, तो जो अपने बड़े भाई हैं जो भी वे रिसर्च किए हुए रहते हैं, सेम टेक्नोलॉजी को वो थोड़ा बहुत चेंज करके अपने ऊपर ला देते हैं। मतलब एकदम कॉपी पेस्ट वाला बात हो जाता है, हल्का फुल्का इधर उधर का नाम चेंज करके वो कॉपी पेस्ट कर देता है, जिससे उसका समय बचता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसको मतलब ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। और तो और दोस्तों, अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने रियलमी 6 यूज़ किया था, और उसका जो यूआई होता है ना, वहाँ पर भी आपको एड्स देखने के लिए मिलते हैं। मैंने केवल रियलमी का 6 यूज़ किया है, और उसका जो फाइल मैनेजर्स है वहाँ पर भी मुझे एड्स देखने के लिए मिला। हालांकि आज के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता कि अब भी मतलब उसके यूआई में एड्स देखने के लिए मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं, लेकिन उसमें मिले थे। और तो दोस्तों, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ब्लोटवेयर भी देखने के लिए मिलते हैं। कहने का मतलब है कि कंपनी की तरफ से जितने भी फालतू के एक्स्ट्रा ऐप आपको देखने के लिए मिलता है, उसे हम लोग ब्लोटवेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर वहाँ से रियलमी को कमाई होती है जो ब्लोटवेयर देता है, और जो अपने यूआई में एड्स दे रखा है वहाँ से भी उसकी कमाई होती है। और कहीं ना कहीं ये जो कमाई जो अंदर से वो लोग करते हैं, इसी की वजह से इसका जो प्राइस है वो कम हो जाता है। एक तो वे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी पैसा खर्च नहीं करते, ऊपर से ये एड्स भी ज़्यादा दिखाते हैं, और जो ब्लोटवेयर इन्होंने डाल के दिए हैं उससे भी वो पैसा कमाते हैं, और इसीलिए इसका प्राइस थोड़ा कम होता है। अब बात कर लेते हैं Xiaomi की, जो कि इन सारे ही कंपनी से अलग हैं, लेकिन इसका भी फ़ोन आपको एकदम सस्ता देखने के लिए मिलता है। इस फ़ोन का सबसे पहला रीज़न है सस्ता होने का, वो है इसका ऑनलाइन मार्केट को टारगेट करना। हालांकि Xiaomi का फ़ोन आपको ऑफलाइन मार्केट में भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन ज़्यादातर आपको ये ऑनलाइन मार्केट में देखने के लिए मिलता है। और इसीलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हुआ या फिर दुकानदार को जो कमीशन देना है
वो सारा खर्चा Xiaomi को नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर भी Xiaomi ने ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया। और दूसरी बात, जिस तरीके से Oppo और Vivo मार्केटिंग करते हैं उस तरीके से Xiaomi मार्केटिंग नहीं करता। मतलब इतने ज़्यादा एड्स वगैरह या फिर जो भी पोस्टर वगैरह वो Xiaomi नहीं करता है। और Xiaomi का कहना है कि दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले वो कम प्रॉफिट पर अपना फ़ोन को बेचते हैं। और तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से Realme में आपको ब्लोटवेयर देखने के लिए मिलते हैं, Xiaomi में भी काफ़ी सारे ब्लोटवेयर देखने के लिए मिलते हैं। और दोस्तों, आप पहले के जितने भी Xiaomi के फ़ोन होते थे आपने देखा होगा कि जो अगर सुबह आप सो के उठोगे तो काफ़ी सारे नोटिफिकेशन या फिर उसका जो ब्राउजर्स आता था वहाँ पर काफ़ी सारे एड्स, तो जितने भी एड्स वो आपको दिखाते हैं और जितने भी ब्लोटवेयर वगैरह हैं उनसे उनकी कमाई हो जाती है, जिससे जो उसका फ़ोन का कीमत होता है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे करके बेचते हैं, क्योंकि बाद में उसको आपसे प्रॉफिट मतलब मिलता ही है। तो यही कुछ छोटे मोटे रीज़न है जिसके कारण से ओप्पो वीवो के फ़ोन महंगे, जबकि जो रियलमी और जो एमआई या फिर एमआई का जितने भी ब्रांड्स हैं वो सभी सस्ते देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और हम लोग किसी दूसरे वाले वीडियो में मिलते हैं। और तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, और ठीक है यार, सभी को बाय।